अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आपने पार्ट 1 देखा था तस्नीम असलम साहिबा के साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। आज हम पेश करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दैट प्रोग्राम। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसमें हमने ईरानी साइंटिस्ट जो कत्ल हुआ था उस हवाले से भी बात की। फिर हमने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की, जो कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के हवाले से होने चाहिए। इसके साथ साथ हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की कि अफ़गानिस्तान से क्या फ़ौजें जो है अमरीका की वो जाएंगी या नहीं जाएंगी। फिर उसमें मुख्तलिफ लोगों के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनका जिक्र किया। और फिर जिस तरीके से अफ़गानिस्तान और उनके गवर्नमेंट के ताल्लुकात जो हैं उनके एग्रीमेंट्स के बारे में बात की। फिर बाइडन और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात की, और साथ साथ फॉरेन ऑफिस का जो कॉन्डक्ट है उसके हवाले से भी बात की। और फिर मैंने उनसे एक सवाल ये भी पूछा कि आपकी नज़र में आपके आइडियल डिप्लोमेट्स जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी फॉरेन ऑफिस में गुजारी है। तो उनका उन्होंने बताया कि उनके आइडियल डिप्लोमेट्स जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। आइए आप पार्ट 2 देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं इंडिया की। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन आपको ये पता ही होगा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है। फिर अब सुना है कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। उसके बाद फॉलो अप विजिट के लिए वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं। तो ये क्या हमारी फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, या ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हैं, या रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं? किसको आप किस तरह देख रही हैं? जी, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर गल्फ के ममालिक, कुछ ममालिक पैलेस्टाइन के ऊपर इतनी बड़ी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक जिसको आप कहना चाहिए कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, तो पाकिस्तान तो फिर एक उस एरिया से बाहर है। और बिल्कुल री अलाइनमेंट्स भी हैं, वो आपको नज़र आ रही है। आपने भी किया होगा, आई एम श्योर आपने कवर भी किया है। जो नॉन सिटी में की बात हो रही है कि वहाँ पे विजिट हुआ जी हाँ। इसराइल की तरफ से, तो उस पे शायद जितना कुछ लीक किया गया वो इसलिए था कि ज़रा टेस्ट द वाटर्स के लोग कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं, कोई चीज़ ओपन ओवर्ट कोई चीज़ करने से पहले। तो बिल्कुल है वो आपको हर लिहाज से नज़र आती है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल एरेना में है, आपको ये भी नज़र आता है कि जिस तरह से इन मुल्कों के अपने अंदर जो सिस्टम्स थे वो भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं या किए जा रहे हैं। और सऊदी किंगडम जो हाउस ऑफ सऊद और हाउस ऑफ वहाब के ऊपर खड़ी थी, आपको नज़र आता है कि वो भी एक पिलर तो हम्म, काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया है। हम्म। तो बिल्कुल एक शिफ्ट भी है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी है, रीअलाइनमेंट भी है शायद। अम, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के अगेंस्ट, या जो भी उनकी कंसिडरेशंस हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का या रीअलाइनमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। तो ये वो जो स्ट्रेटेजिक फिजिकली शिफ्ट है, ये हमारे लिए कुछ कंसर्न का बायस है, या खैर ही है? हम लोग क्योंकि देखिए ना, ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो सऊदी अरब ने ऑर्डर दे दिया है, सुना है, इंडिया को। जी। तो अगर इस तरह की वो बाइंग कर रहे हैं इंडिया से, तो फिर हमारे लिए कुछ कंसर्न है या नहीं? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि ये कंफर्म भी है या नहीं है, क्योंकि अगर वो तो अमेरिका से भी वेपन्स ले रहे हैं, ब्रह्मोस की क्या, उनको कई ज़्यादा उनके पास पैसा है, इससे कई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और अच्छे मिल सकते हैं मिसाइल सिस्टम्स। इन एनी केस ये हमारे खिलाफ तो नहीं है। ये जो पर्शियन गल्फ और इस रीजन में जो एक आपको बादल नज़र आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के, अनफॉर्चुनेटली वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को इम्पैक्ट तो करेंगे, लेकिन
डायरेक्टली उसमें ये सऊदी अरेबिया की एक्विजिशन ऑफ वेपन्स हमारे लिए खतरे की बात नहीं है अभी तक। जो ऐसे हमारे रिलेशंस नहीं हैं कि वो हम उनको अपना एडवर्सरी समझें। हम्म, अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से जो चीज़ें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरा उसमें इन गल्फ के ममालिक के अपने लिए नज़र आता है। हम्म, यहाँ पे वो अपने ही पब्लिक ओपिनियन से, अपनी ही मोरिंग से इतने दूर होते जा रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो नया एडिफिस बन रहा है आर्टिफिशियल लगता है, जी। और उसमें ऑलरेडी बहुत फॉल्ट लाइन्स हैं। तो वो एक खतरे की चीज़ है इस पूरे रीजन के लिए। क्या हो सकता है वहां तो पे इंटरनल लेवल वहाँ पे? आप से समझते हैं कि बगावत हो सकती इंडिया है? से जी, नहीं आप कुछ कह रहे थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हो सकता है इंटरनली, क्या बगावतें हो सकती हैं वहां पे इनके लिए? इस तरह के खतरात आप देख रही हैं? देखिए ना, ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो अ, जो एक स्टेबिलिटी एक किस्म की क्रिएट की गई थी, वो एक रिलीजियस एलिमेंट था। हम्म, एक अंडरस्टैंडिंग थी अपेरेंटली कि जो अम, एक स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है, इस्लाम है, और किस तरह लोगों को पे वो एप्लीकेबल होना है, उसको सऊदी अरेबिया से बाहर कैसे प्रमोट करना है, वो एक ख़ास मकतब फ़िक्र के पास थी। हम्म, हुकूमत एक जो क्योंकि किंगडम है, एक ख़ास फैमिली में थी। आपको उस फैमिली के अंदर भी अब इश्यूज़ नज़र आते हैं। अम, और अभी जो किंग सलमान हैं, उनके बाद एमबीएस की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, कितना वो कैपेसिटी है कि सबको साथ लेके चल सकें, ये आपको ये पता है। योर गेस इज एज गुड एज माइन, योर इंफॉर्मेशन इज एज गुड एज माइन। ठीक, ठीक। तो वो आपको अच्छा, इसमें एक जी। एक चीज मैं जरा चाहता हूँ, उधर उस पर आप जरूर कमेंट करें कि हम लोग अपेरेंटली देख रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। कभी यूएई की तरफ से जी के वीजा रोक दिए गए हैं, कभी कहते हैं कि नहीं हमने उस तरह के नहीं किए हैं, वर्क वीजा जो हैं वो चल रहे हैं, विजिट वीजा बंद किए हैं। उधर से हमें जो इतलात मुझे पर्सनली मिल रही हैं मुख्तलिफ लोगों से जो कि सऊदी अरब में हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनको भी वहां पे तंग किया जा रहा है। तो अब ये तकरीबन 35 40 45 लाख जो लोग हैं दोनों ममालिक में, फिर रिमिटेंसेस का मसला है, 9 से 10 अरब डॉलर्स वहां से हमें मिलते हैं। तो ये अगर ब्लैकमेल करके उनको वहां से निकाला जाता है, तो आप समझते हैं कि ये वायबल है? और फिर अगर होता है तो फिर हमारे पास वायबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? ये वायबल अल्टरनेटिव्स आप ये देखिए कि अगर हमारे यहाँ सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर स्पीड पकड़ते हैं, उसमें जो भी कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं उनको हटाया जाता है। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। और हमारी क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही थे, वो यहाँ पे अब्सॉर्ब क्यों नहीं हो सकते? तो हम दूसरी बात है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, अब वो भी पिकअप कर रही है, ऑर्डर्स बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं, और काफ़ी जो उनकी आउटलुक है वो काफ़ी बुलिश है। तो एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, थोड़ा सा हमें साइकोलॉजिकली भी अपने आप को रीट्यून करना होगा, रीसेट करना होगा कि अम, किसी पे भी हम इतने डिपेंडेंट ना हो साइकोलॉजिकली कि अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो हम बिल्कुल हम सर्वाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजरा है 72 ईयर्स में, और हमने देखे भी हैं, उनसे लड़े भी हैं, हमने सर्वाइव भी किया। बड़ी रेजिलियंस है इस कौम में। तो अ, मेरा तो ख्याल है कि जो जिस तरह इकोनॉमी एक्सपैंड करती है, आपकी इंडस्ट्री और थोड़ी सी सीन पिकअप करती है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आपकी बहुत लेबर अब्सॉर्ब हो सकती है।
But do you see it happening by the UAE or KSA? हो सकता है ये करेंगे इस तरह, या कर सकते हैं? ये अगर ऐसे नहीं भी हो इमीडिएटली ये सब लोग निकाले जाएं, आपके वहाँ पे जो वर्क फोर्स है ज़्यादा वो वर्कर्स हैं, कुछ स्किल्ड लोग कम हैं हमारे इसमें। तो अब ये जहाँ पे उनकी जो डायरेक्शन है, कंस्ट्रक्शन का काम तो अब कम से कम होता जा रहा है और अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ और आईटी की तरफ और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा डिमांड है उनकी बढ़ती जा रही है स्किल मैन पावर की। तो अगर हम स्किल मैन पावर नहीं प्रोवाइड कर सकते और हमारी रिलायंस है कि हमारे वर्कर्स वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही खपे रहें, तो वो थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि मुश्किल होगा, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए और हमें ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर देना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें सीपेक में किस तरह लोग अब्सॉर्ब हो सकते हैं। अब देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है जो घरों वाली, उसमें भी बहुत आपको लेबर चाहिए। तो ठीक बात। ज़ाहिर है एक मुश्किल पीरियड आएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोग कोई भूखे मरेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज, ये जो अभी आपने देखा कि हमने जो डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे चाइना के, जी। उनके साथ पाकिस्तान का एमओयू साइन हुआ है, और ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि वो सीधा नेपाल से होके वहां पे भी एग्रीमेंट्स वगैरह करके फिर पाकिस्तान आए थे। तो ये इसकी कुछ ज्यादा तफसीलात नहीं आई हैं, ये कितना अहमियत का हामिल है ये एमओयू साइन होना चाइना के साथ, हालांकि हम लोग पहले भी उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ सतह पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं डिटेल्स मेरे पास नहीं है क्या है लेकिन चाइना के साथ हमारी ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑल एनकम्पैसिंग भी होती है कि उसमें हर किस्म की कोऑपरेशन आती है, आपकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी आती है, आपकी डिफेंस कोऑपरेशन भी आती है। बाज़ दफ़ा कुछ एमओयूज़ होते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए किए जाते हैं। हमारी तो जॉइंट प्रोडक्शन भी है वेपन्स आर्मामेंट इंडस्ट्री में और बहुत सी चीज़ें हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो नेपाल से आए, देखिए चाइनीज़ का जो मोडस ऑपरेंडी है, वो किसी ट्रेडिशनल सुपर पावर का नहीं है। हम्म, वो मुल्कों को फ़तह करने और रेजीम चेंज करने पे बिलीव नहीं करते। हम्म, वो एक सिविलाइज़ेशन है। उनके अपने भी हिस्ट्री में बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उन पे भी उनके साथ भी बड़ी बुरे ज़्यादतियाँ वक्त की आए। गई हैं। वो भी नहीं भूले हैं और उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी जिसके थ्रू जो कि विन-विन होती है सारी पार्टीज़ के लिए जो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे बीआरआई उनका प्रोजेक्ट है, सीपेक है। जो भी सीपेक को हम जैसे चाइनीज़ भी कहते रहे हैं, बाकी ममालिक को हम भी कहते हैं कि भाई इससे आप सब अगर कनेक्टिविटी होगी, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगी, अ, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, आपके रेल और रोड कनेक्शंस बढ़ेंगे, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। आप अगर जैसे गवादर है, सेंट्रल एशिया से लेके अफ़गानिस्तान और सब गवादर उनको सबसे छोटा रास्ता पड़ता है, चाइना को भी पड़ता है। और यहाँ पे अगर पीस आता है अफ़गानिस्तान में तो ये जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके बेनिफिट सबको मिलेंगे। और चाइनीज़ की अप्रोच यही रही है। नेपाल में भी वो कोई मिलिट्री बिल्डअप के लिए ना गए हों, हो सकता है कुछ उनकी मेरा ख़्याल है कोई उनको अम, कुछ मदद ही कर रहे हों, लेकिन
कनेक्टिविटी पे चाइना का बहुत ज़्यादा फोकस है। ये जो कनेक्टिविटी की आप बात कर आसपास रही हैं, है। तो उसी उसी का एक जो हम देख रहे हैं एस्पेक्ट जो है वो जो भारत के लिए जो चैलेंज बन रहा है वो ये है कि तिब्बत रीजन में वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने रेल रोड वहां पे बना बना रहे हैं, फिर साथ साथ डैम्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है, बहुत बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है भारत के लिए? अरुणाचल वगैरह तो आपको पता है उनके साथ लगते हैं वो। नहीं, तिब्बत चाइना की टेरिटरी है। जी हाँ। चाइनीज़ को बिल्कुल हक है कि वहाँ पर वो डेवलपमेंट का काम करें। एक और जो चीज़ चाइना के बारे में ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि हम वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। वो ये है कि वहाँ पे उनके जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, उनके अपलिफ्ट के लिए बड़ा फोकस होता है। हम्म, वो जो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, फिर रीजनल लेवल पे भी वो प्लान करते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको रिव्यू किया जाता है, कुछ को 6 महीने बाद, कुछ को 1 साल के बाद, कि लोग उससे कितना मुतमईन हैं या वो क्या चेंजेस चाहते हैं। तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका जो है कि जो चाइना की अब प्रॉस्पेरिटी आई है, जो उनके डेवलपमेंट हुई है इतनी, तो हम्म। उसके बेनिफिट्स वो हर तरफ अपनी टेरिटरी में अपने लोगों तक फैलाएं। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश भी तो एक तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम्म। है। उसके ऊपर चाइना का चाइना का क्लेम है उसको। जी है। तो वो वो तो एक अब एक काफ़ी प्रिकेरियस सी सिचुएशन उस रीजन में बन गई है। और बहुत ज़्यादा इंडिया की प्रोवोकेशन के बाद फाइनली चाइना ने उस पे रिएक्ट किया है। क्योंकि चाइना की पहले भारत की तरफ आप देखें तो अप्रोच यही थी कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इतना बढ़ाया जाए कि जो उनके टेरिटोरियल इश्यूज हैं, वो किसी स्टेज पे जब बाकी नॉर्मलाइजेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों का आना जाना हो, तो किसी स्टेज पे वो आहिस्ता-आहिस्ता करके रिज़ॉल्व कर लिए जाएँ। हम्म, और आपको पता है कि वो नई सिटीज़ के बारे में, उनके जी हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बारे में मैसिव इन्वेस्टमेंट चाइना ने प्लान की थी। हम्म, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भारत चाहे कि चाइना बिलियंस और बिलियंस इन्वेस्ट भी करे भारत में, और साथ-साथ वो चाइना के खिलाफ साजिशें भी करते रहें और वहाँ हम्म, पे प्रोवोकेटिव एक्शंस भी लेते रहें, और चाइना कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जो चाइना का रिएक्शन आया था, ये बहुत प्रोवोकेशन के बाद हुआ। हम्म। तो ये जो उसमें अरुणाचल वगैरह का जो इशू आप बता रही हैं, अगर वो वहां पे बंद मान लेते हैं, वहां पे अगर वो डैम्स बना लेते हैं, तो जो ब्रह्मपुत्र का जो रिवर है, जो वो इंडिया से गुजरता हुआ फिर बांग्लादेश में जाता है, वहां पे जाके समुद्र में जाके मिल जाता है, तो ये तो फिर डाउन स्ट्रीम का वो राइट्स में नहीं आ जाएगा कि वो क्यों बना रहे हैं? उनके जो इंडिया वाले अभी से तड़पना शुरू हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा पानी रुक जाएगा, हमारी तमाम स्टेट्स जो है वो बंजर हो इंडिया को जाएंगी। रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान भी लोअर राइपेरियन हम्म, है, और हमारा एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू नेगोशिएटेड एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी इंडस वाटर ट्रीटी की सूरत में है। जी। इंडिया ने कोई मौका नहीं छोड़ा उसको वायलेट करने का। डैम्स पे डैम्स बनाए, हमारा पानी रोका, पानी कम किया, हमारे जहाँ रिवर्स ड्राई हो गए, हमारी इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचा। तो अगर इंडिया लोअर राइपेरियन और उसको लगता है कि उसका पानी कम हो जाएगा, तो थोड़ा-सा दे विल बी गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ठीक है। अच्छा, जरा थोड़ा सा मुझे एक बताइए जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वाकया हुआ पिछले हफ्ते, और वो ये था कि जी। ईरानी साइंटिस्ट को किल किया गया दिन दिहाड़े।
اور اس کے بارے میں پھر نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ رپورٹ کر دیا کہ اسرائیلی تھا اس میں شامل تھا. اس میں شک بھی تو خیر کسی کو نہیں تھا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے تمام پریشر ڈالنے کے باوجود بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹ نیو یارک ٹائمز میں ہی آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ڈیل ہے نیوکلیر ڈیل ایران کی، اس کی طرف واپس جاؤں گا اور اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کروں گا. تو اسرائیل کے ساتھ اب معاملات کس طرح بڑھیں گے آگے امریکہ کے؟ یہ غلط فہمی کسی کو یہاں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں بھی اس کو اگر کہتی ہوں کہ اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے تو وہ کوئی ریویو کر لیں گے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کو. اسرائیل کا یو ایس میں اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ اپنی انٹرسٹ کو دیکھ لیں گے. جہاں تک ایرانی سائنٹسٹ وہ اسیسینیشن ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہوتا رہا ہے. پہلے کوورٹ ہوتی تھی، اس دفعہ ذرا کھل کے کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ ایک خطرہ تھا اور اس کو ریموو کیا گیا ہے. ایک قسم کی پرووکیشن بھی ہے، ایران کو چیلنج بھی ہے کہ آپ ری ایکٹ کریں. ایران کے ری ایکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک موقع مل جائے گا یا ایک پریٹیکسٹ ہوگا کہ ایران کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کی جائے. تو ایران کے لیے بھی کہ بہت ایک کنڈیمنیبل چیز ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں اسیسینیشن کرتے پھریں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا وتیرہ ہے. لیکن ایران کو بھی بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی، انہوں نے کہا ہے وہ ریٹیلیٹ کریں، کس قسم کی ریٹیلیشن میں کہیں یہ ان کے لیے ٹریپ تو نہیں لے کیا جا رہا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے تو اس سے یہاں پہ کانفلکٹ اور زیادہ بڑھ جائے. اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ ایک اور خبر تھی کہ ان کے القدس گیٹ کے جو تھے سینئر آفیسر، ان کو بھی اسیسنیٹ کیا گیا ہے. جی، سیریا عراق بارڈر کے اوپر. جی جی جی. تو یہ اور بہت آپ کو جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کو فلانٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت عرصے سے ہمارے رڈار پہ تھا اور وہ دیکھو ہو گیا. وہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹریپ میں آ جائے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور بھی ممالک نے کیا ہے، ٹرکی نے کیا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کبھی بھی کسی کو بھی کنڈون نہیں کرنا چاہیے. تعریف کرنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک بات. اچھا، یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات کی آپ نے کہ اگر آ جاتے ہیں تو اگر آ ہی جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ امریکہ کا کچھ تبدیل ہوگا؟ جو ٹویٹو ڈپلومیسی ہوتی تھی اس میں کچھ فرق آئے گا، کچھ اور سٹیبلٹی آئے گی، یا ہم پھر وہی دیکھیں گے معاملات پھر بلیک میل پہ اور سینکشنز وغیرہ پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ پھر چلے جائیں گے؟ ایک چیز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ایک ہم زیادہ ریلائے کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں عادتاً ساری دنیا کی طرح مین سٹریم یو ایس میڈیا پہ کہ وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کو اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی ابریسو قسم کی شخصیت رہے ہیں، پرٹیکولرلی ان کی ٹویٹس اور کچھ تقریریں اسلام کے حوالے سے بھی، خواتین کے حوالے سے بھی، دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی. آپ ان کو کہیں گے کہ وہ ڈپلومیٹکلی اور زیادہ ٹیکٹفل بھی نہیں تھی، اور ڈپلومیٹکلی بھی اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی جاتی. میرا نہیں خیال کہ ویوز میں کوئی زیادہ فرق ہوتا ہے باقی پولیٹیشنز کے اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوتے. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ رہے ہیں. کوئی نیا کانفلکٹ سٹارٹ نہیں کیا اور کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پہ یو ایس کے ٹروپس ہیں اور واپس بلایا جائے. جی بہت کھل کے اس سے بات کی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. مور انورڈ لکنگ. شاید یہی ایک ریزن ہے کہ
وہ شاید دوبارہ پریزیڈنٹ نہ بنے، کیونکہ ایک وہاں کی بھی ڈیپ اسٹیٹ کی پروکلیوٹی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ساری دنیا میں انٹرفیئرنس نہ ہو دوسرے ممالک میں، تب تک یو ایس ول ناٹ بی ٹیکن سیریسلی ایز اے سپر پاور. تو کیونکہ ابھی آپ کو ڈیموکریٹس کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا سے ہمیں کاٹ دیا اور ہم تو دنیا کو چلانے والے ملک تھے، اور بالکل ہماری وجہ سے ہی دنیا میں سب ٹھیک ہو رہا تھا. تو پالیسی آپ کو نظر آئے گی کہ وہی جو ٹریڈیشنلی چاہے ریپبلکنس ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، ان کی جو پالیسی رہی ہے دنیا کے بارے میں، اس ریجن کے بارے میں، اسی کی طرف واپس جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ناٹ جو ایک ٹریڈیشنل ریپبلکنس، ہی واز ناٹ اس سینس میں ریپبلکن نہیں تھے کہ ہیں کہ جو، کیونکہ وہ بھی بہت اسٹیبلشمنٹ کے کلوز پارٹی ہے. آپ کو بش فیملی کا پتہ ہے، اس سے پہلے بھی ٹھیک بات. بات. تو اس لیے واپس جو یو ایس کی ٹریڈیشنل اپروچ دنیا کے بارے میں رہی ہے، اور اگر آپ جو لوگوں کو وہ نامنیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ ان کی کیبنٹ میں ہوں گے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو آپ دیکھ لیں، باقی دیکھ لیں، تو یہ وہی ٹریڈیشنل یو ایس پالیسی کی طرف واپس ریورٹ کرتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ذرا افغانستان کے حوالے سے میں آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ذرا کامنٹ لے لوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہی ول برنگ اینڈ لیس وارز ٹو دیئر کنکلوژن. وہ تو ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک اس معاملے میں جو افغانستان کا ایشو ہے اس پہ پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور بھی پرسوں کی بات ہے کہ دونوں پارٹیز میں معاہدہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کریں گے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے بھی بڑھایا جائے گا اور کہیں ریورسل تو نہیں آ جائے گا افغان ایشو کے اوپر؟ اور کیا افغانستان کا جو ایشو ہے وہ اب فار گڈ حل ہو گیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ امریکن افغانستان سے جائیں گے. ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیپ اسٹیٹ کی جو پرماننٹ گورنمنٹ اسٹرکچرز ہیں، ان کی جو اس ریجن کے بارے میں، چائنا کے بارے میں، یا ایران، سینٹرل ایشیا، رشیا، پاکستان، جو اپروچز ہیں، وہ ایک اتنی امپورٹنٹ پوسٹ جہاں سے وہ سب پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، ہر طرف کچھ نہ کچھ شرارت بھی کر سکتے ہیں، وہ چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ یہ بات سمجھنے کی تھوڑی مشکل سمجھ میں آتی ہے. ویسے میں میں نے لیٹ می کبھی انٹرجیکٹ بلیو فار اے مومنٹ. جو ان کے جی جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 بیسز وہ رکھیں گے، اگرچہ انہوں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں ہمیں ماڈیکم آف سکسیس ملی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ 2 بیسز وہ رکھیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے نزدیک سکسیس کیا ہے. وہ عراق کو بھی کہتے ہیں سکسیس ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ معیار ہے سکسیس کا. شاید وہ سیریا کو بھی کہیں گے سکسیس ہے، لیبیا بھی سکسیس ہے، یمن بھی سکسیس ہے. تو ان کے معیار سکسیس کے تھوڑے ہم سے فرق ہیں. اس لیے جس چیز کو وہ سکسیس سمجھتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ملکوں کی اچھی خاصی تباہی ہے. دو کو یہاں پہ رکھیں گے بیسز، بہت انویسٹ کیا انہوں نے. آپ اگر دیکھیں میری جو دوسرے بات ہوتی ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس طرح کے انہوں نے یہاں پہ ڈیولپ کی ہیں بیسز، جس طرح کے اپنے لیے اسٹرکچرز بنائے ہیں، پاسبل نہیں لگتا کہ یہ وہ ابینڈن کر کے افغانس کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. کہ یہاں پہ چائنا بھی اندر آ کے تو ڈیولپمنٹ کا کام کرے، رشیا بھی دوبارہ سے اپنا انفلوئنس بڑھائے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، وہ اس کے لیے یہاں نہیں آئے تھے. اور بیسز رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ان کے کہہ دیں کہ 4,000 سولجرز ہوں گے، 2,000 ہوں گے، 6,000 ہوں گے، جی 8,000 ہوں گے. لیکن 8,000 سی آئی اے کے لوگ ہوں گے، 8,000 15,000 کانٹریکٹرز ہوں گے جو کہ ہاں، مرسنریز ہیں. پھر جو پورا اور ان بلیک کا واٹر ٹائپ. ہوتا ہے میڈیا، بہت سارا ملا کے
तो अमेरिकन यहाँ से मुझे आराम से खुद से जाते नज़र नहीं आ रहे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तालिबान का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो 2 बेसेस और अमेरिकन्स के रहने पे यहाँ तैयार हैं? फिर उसके बाद जो अभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट और फैक्शंस हैं, वो तालिबान ये इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो है, उसमें जो ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ होंगे, उस पे फंडामेंटल्स पे वो बड़ी मुश्किल से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। वो कैसे वो रिज़ॉल्व करेंगे और उनका रेज़ोल्यूशन जो है उसके बगैर अफ़गानिस्तान में पीस तो होगा नहीं। फिर हाँ, एक यहाँ पे जो एक एक्सटर्नल इसलिए कि वो अफ़गानिस्तान का इंडिजिनस नहीं है क्योंकि चाहे अल-कायदा हो या अब दाइश हो, ये बाहर से इम्प्लांटेड हाँ, यहाँ पे ठीक। एंटिटीज़ थीं और दाइश की प्रेज़ेंस भी है, हर दूसरे दिन आपको नज़र आता है कहीं अटैक हो गया, अनफॉर्चुनेटली बहुत मासूम लोग मारे जाते हैं। तो वो भी एक साथ-साथ खतरे की घंटी बजाते रहने के लिए है कि हमारे यहाँ से बिल्कुल चले जाना तुम्हारी इंटरेस्ट में नहीं है क्योंकि देखो दाइश तो भी यहाँ पर है। तो आप अगर रशियन से बात करें उनकी टोटली डिफरेंट टेक है कि या अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है। हमें भी थोड़ा-सा जो अम, जो स्टेटेड पोज़ीशंस होती हैं, जो मुल्क कहते हैं, थोड़ा-सा उससे बियॉन्ड भी देखना चाहिए। कोई गॉस्पेल ट्रुथ नहीं होता जो कोई आपसे बोलता है और बाकी आस-पास के ममालिक से भी हमें इन चीज़ों पे इन कंसल्टेशन रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तस्नीम साहबा, आखिर में मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने सारी जिंदगी गुजारी है फॉरेन ऑफिस में, आपका आइडियल डिप्लोमेट सारी जिंदगी में आपको कौन लगा? 1 और 2, 3, व्हाटएवर। लेकिन बहुत लोग होते हैं अम, जो जिनकी आप क्वालिटीज़ एडमायर करते हैं। मार्कस साहब मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया लेकिन एक बहुत ही डिग्निफाइड एक बहुत ही स्टाइल वाले, ग्रेस वाले डिप्लोमेट रहे हैं हमारे। रियाज़ अहमद ख़ान के साथ मैंने बहुत क्लोज़ली काम किया इंटेलेक्चुअली और एज़ अ ह्यूमन बीइंग उनको बहुत ही आउटस्टैंडिंग इंसान भी और एक प्रोफ़ेशनल भी देखा मैंने। बहुत हैं और इसका लिस्ट लंबी हो जाएगी, मैं इनका 1-2 नाम ले लेती हूँ। अच्छा, चलें, ठीक है। इस वक्त जो है, इस वक्त आप समझती हैं कि फॉरेन ऑफिस हमारा सेफ हैंड्स में है और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, फॉरेन ऑफ़िस बिल्कुल सेफ हैंड्स में वहाँ पे प्रोफ़ेशनल्स बैठे हैं, वहाँ पे अम, जो लोग हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, दूसरे ऑफ़िसर्स, वो बहुत डिलिजेंटली अपना काम करते हैं, प्रोफ़ेशनल्स लोग हैं और साउंड एडवाइस, पॉलिसी एडवाइस गवर्नमेंट को देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। ज़ाहिर है कि फॉरेन ऑफ़िस अकेला नहीं है इसमें कि बहुत सी चीज़ें पब्लिक ओपिनियन भी है, फिर आपके सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, दूसरे इदारे भी हैं। तो ये एक बहुत जब पॉलिसी फाइनल किस शक्ल में आती है, वो एक बैलेंसिंग एक्ट भी बन जाता है। ठीक। तो फॉरेन ऑफिस अभी तक एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, होपफुली आगे भी रहे। इंशाल्लाह। तस्नीम असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।